हम कौन हैं, क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा इतिहास क्या रहा है और आगे हमें क्या इतिहास बनाना है। जो समाज अपना पुराना इतिहास भूल जाता है वो कभी नया इतिहास बना नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले मैं आपको इस देश की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के बारे में समझाना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो आप जानते हैं मैं वही बोलूँगा। आप जानते हैं हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप लोग ब्राह्मण में आ नहीं सकते, चाहे तिलक लगा लें और चाहे कुछ संस्कृत पढ़ लें, कोई तुम्हें ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा, कोई तुम्हें क्षत्रिय भी स्वीकार नहीं करेगा। भले ही क्षत्रिय लगा लो, भले ही कुछ और नाम के आगे लगा लो, कोई स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा वर्ण है वैश्य। वैश्य में आप कितने ही करोड़पति, अरबपति बन जाओ, कोई तुम्हें वैसे स्वीकार नहीं करेगा। फिर जब ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, तो फिर आप क्या हैं? सीधा सीधा लास्ट में चौथा वर्ण बचता है शूद्र। और शूद्र समाज को इस देश में 1919 से पहले कोई अधिकार नहीं था, सिवाय काम करने के, सेवा करने के अलावा कोई अधिकार नहीं था। ना पढ़ने का अधिकार था, ना संपत्ति रखने का अधिकार था, ना अपनी बात कहने का अधिकार था। और ऐसी व्यवस्था में इस देश में डॉक्टर अंबेडकर ने जन्म लिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वे अंग्रेजों की मदद से, अगर अंग्रेज नहीं आते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोई पढ़ने नहीं देता। अंग्रेजों की मदद से वे पढ़े, और कितना पढ़े, इस देश के हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। एमए, एमएससी, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, डीलिट, बार, इतनी सारी डिग्रियां जर्मन, जापान, लंदन, अमेरिका से हासिल की थी। और जब वो पढ़ रहे थे तो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था और भारत की सामाजिक व्यवस्था में उन्हें जमीन आसमान का अंतर दिखाई दिया। वहाँ कोई छुआछात नहीं थी, वहाँ कोई भेदभाव नहीं था। भारत में उनको पढ़ते समय स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ा। यहाँ पर हर कदम कदम पर बाधा उत्पन्न हुई। जब वे वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि मैं अब शूद्र समाज के लिए संघर्ष करूँगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ 1917 में आकर यहाँ पर संघर्ष शुरू किया। और उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि शूद्र समाज के लिए इस देश में कोई अधिकार नहीं है। कौन है ये शूद्र समाज? नाई, गड़रिया, कुमार, धीमर, अहीर, गुजर, जाट, कुर्मी, सेठवा, धोबी, खटीक, कोरी, वाल्मीकि, नट, कंजर, चमार, ये सारी 6743 जातियों में बटा हुआ समाज ये शूद्र समाज है। और इनके पास कोई अधिकार नहीं है। मैं इनके लिए आवाज उठाता हूँ और आपसे डिमांड करता हूँ कि आप इनके लिए अधिकार दिलाएं। तब अंग्रेजों ने बाबा साहब की बात मानकर सन 1927 में 4 फरवरी को साइमन कमीशन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया और उसको निर्देश दिया कि भारत में जाओ और भारत में जाकर जांच करो कि शूद्र समाज को क्या क्या अधिकार चाहिए। जब यहाँ पर साइमन कमीशन आया तो यहाँ पर
कांग्रेस, गांधी और उनके चेलों ने पहले तो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। गो बैक साइमन कमीशन, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। जब वो वापस नहीं गया और उसने सर्वे शुरू कर दिया, तो फिर गांधी जी और उनके चेलों ने, कांग्रेस और उनके चेलों ने इस शूद्र समाज को दो भागों में बांट दिया, सछूत और अछूत, टचेबल्स और अनटचेबल्स। सछूतों से कहा कि देखो भाई, अगर तुमने डॉक्टर अम्बेडकर की बात का समर्थन किया तो तुम हमेशा के लिए नीच और कमीन बन जाओगे। हम तुम्हें ऊंचे बना रहे हैं, तुम गांधी का साथ दो। कैसे ऊंचे बना रहे? सुनो भाई कुर्मी, तुम आज से सेठवा, राजपूत, छत्री कहलाओगे। सुनो भाई कुमार, तुम आज से प्रजापति, राजपूत कहलाओगे। सुनो भाई अहीर, तुम आज से यादव, राजपूत कहलाओगे। सुनो भाई नाई, तुम नाई ठाकुर कहलाओगे। सुनो भाई मीना, तुम मैना ठाकुर कहलाओगे। सबके नाम के आगे ये राजपूत, छत्री, ठाकुर की पूंछ जोड़ दी। बना तो कोई भी नहीं, रहे वे सबके सब वही। लेकिन ये सब बहकाए में आ गए और इन्होंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हमारा नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, हमारा नेतृत्व गांधी जी कर रहे हैं। जब ये बात बाबा साहब ने सुनी तो बाबा साहब बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा, ऐ मेरे सछूत समाज के भाइयों, ऐ मेरे नायक, रैया, कुमार, धीमर, अहीर, गुजर, कुर्मी समाज के भाइयों, आज भले तुम मेरी बात का समर्थन मत करो, लेकिन तुम पछताओगे जब तुम्हारे अधिकार छीने जाएंगे। मैं तो अछूतों के लिए ही आवाज उठाता हूँ। तब उन्होंने अछूतों के लिए आवाज उठाई और आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट पर वहाँ पर बहस हुई। 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और उस सम्मेलन में 18 अगस्त 1932 को इन अछूत समाज के लोगों को अपना अधिकार मिला। और जब अधिकार मिला तो गांधी जी ने वहीं खड़े होकर विरोध कर दिया कि मैं ये दलित, ये अछूत, ये लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म का अंग है और मैं इनको अलग नहीं देख सकता, और यदि आपने इनको अलग किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और उन्होंने 19 सितंबर 1932 को येरवडा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ, कि या तो डॉक्टर अम्बेडकर इसको वापस लो, वरना मैं अपना आत्महत्या कर लूंगा। हाँ भाई, बाहर बात नहीं करोगे आप लोग? अरे इन्हें तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बाबा साहब के खिलाफ सारे कांग्रेस के नेता इकट्ठे होकर बाबा साहब के पास आए। उन्होंने कहा गांधी जी के प्राण खतरे में, उन्हें बचाओ। बाबा साहब ने कहा एक गांधी मर जाएगा तो क्या भारत खाली हो जाएगा? मेरे तो करोड़ों भाइयों के गले पर आरा चल जाएगा। तुम मुझे लैंप पोस्ट पर लटका दो, लेकिन मैं वापस नहीं लूंगा। अगले दिन से इन कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। ऐलान कर दिया डॉक्टर अम्बेडकर देश गद्दार है, डॉक्टर अम्बेडकर देश को आजाद नहीं होने देना चाहता, डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म का विरोधी है, इसको मारो। और पूरे देश में अछूतों की झोंपड़ियां जलाई जाने लगी, हत्याएं शुरू हो गई, बाबा साहब को भी धमकी मिलने लगी। बाबा साहब उस समय अकेले पड़ गए, कोई साथ देने वाला नहीं था। तब बाबा साहब को मजबूर होकर
24 सितंबर 1932 को येरवडा जेल में जाकर गांधी के साथ समझौता करना पड़ा, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और आपको ये भी, मुझे ताली की जरूरत नहीं है भाई, आप सुनिए तसल्ली से। ये आज मैं वो बात बताऊंगा आपको जो किसी भी नेता ने आपको नहीं बताया होगा। अभी कुछ भी नहीं है, अभी ये शुरुआत है। अभी तुम्हारा कहां कहां अपमान हुआ है उसका भी मैं बताऊंगा खुलासा करके। लेकिन आप लोग नहीं जागते, आप लोग नहीं सुनते, न समझने का प्रयास करते। जो जैसे बहका देता है वैसे मान लेते हो। मैं आपको विद तारीख, विद सन, हर चीज एक साक्षी के रूप में आपके सामने रखूंगा। जो लिखा हुआ है, जो आपके इतिहास में लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा कब कब तुम्हारा अपमान हुआ है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, हाँ भाई ये पानी वानी बंद करो, अलग बैठो, बैठो उधर, इसे समझाओ भाई, बहुत देर से बात कर रहा था। मैं गर्मी में रखता हूँ, पसीना में बहाल कर देता हूँ, ना मैं पानी पीने देता ना पीता हूँ, ना मैं पंखा चलने देता हूँ। लेकिन आज ये पहली मीटिंग है, आपको पकाने का काम कर रहा हूँ। आज तैयार हो जाओगे तो आगे हर चीज के लिए आप मजबूत हो जाओगे। इसलिए हम ये पानी पीते रहते हैं, हम ये खाना खाते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को ज्ञान नहीं मिलता, कोई हमें ज्ञान कराता नहीं, और हम ज्ञान लेने की भी सोचते नहीं। ज्ञान घर में नहीं मिलता, ज्ञान हमेशा घर के बाहर मिलता है। जितना जितना दूर जाओगे उतना उतना तुम्हें ज्ञान होता चला जाएगा। घर में तुम्हें ज्ञान मिलने वाला नहीं है। घर में तो पेट भरने का धंधा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन दलितों के जब अधिकार छिन गए, मजबूर हो गए, बाबा साहब के खिलाफ साजिश रच दी, तब बाबा साहब को मजबूर होकर पूना पैक्ट करना पड़ा और उसके तहत अधिकार छिन गए। लेकिन फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों से इन सच अछूत लोगों के लिए, इनके लिए स्कूल के दरवाजे खुलवाए, इनके लिए फीस माफ करवाए, इनके लिए स्कॉलरशिप दिलवाया, इनके लिए नौकरियों में रिजर्वेशन दिलवाया, इनके लिए एमएलए एमपी की सीट रिजर्व करवाई। और उसके बदले आज सैतवार समाज के लोगों, कुर्मी समाज के लोगों, आज ये धोबी खटी कोरी जमात आपसे 60 साल आगे चल रहे हैं। अगर उस समय आपके पूर्वजों ने बाबा साहब की बात मान ली होती तो उसी समय आपको भी रिजर्वेशन मिल गया होता और आपके भी बच्चे योग्य बन गए होते। लेकिन आपने नहीं सुना। लेकिन फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय उसमें आर्टिकल 340 के तहत इन ओबीसी वर्ग के लिए एक व्यवस्था दी कि इसके लिए एक आयोग बिठाया जाएगा, जो रिपोर्ट देगा उस पर अमल किया जाएगा। और बाबा साहब ने अपने सामने ही काका कालेलकर आयोग का गठन किया। उसने अपनी रिपोर्ट 1953 में दे दी, लेकिन नेहरू के सहयोग न करने के कारण बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया कि मैं ऐसे मंत्रिमंडल में रहकर क्या करूंगा जब तुम इस शूद्र समाज की, ओबीसी समाज की कोई बात नहीं सुनते, तुम हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने देते, तुम्हारे ये साधु सन्यासी जो एक अक्षर नहीं जानते, ये लोग बड़े ज्ञानी बनते हैं और पूरे समाज पर ये जुर्म ढाते हैं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और उसके बाद काका कालेलकर आयोग ने 1953 में रिपोर्ट दे दी। इस कांग्रेस ने, चाहे नेहरू जी रहे चाहे इंदिरा जी रही, उस रिपोर्ट पर अमल नहीं किया। जब 77 में
जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो मान्यवर कांशीराम साहब मोरारजी देसाई जाकर के मिलते हैं कि प्रधानमंत्री जी, ये काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट पिछड़ों के लिए लागू करो। तो मोरारजी ने कहा कि ये तो बहुत पुरानी रिपोर्ट हो गई, अब हम नया आयोग बिठाएंगे, जब वो रिपोर्ट देगा उसको लागू करेंगे। तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में 1978 में आपके बीपी मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन किया गया और उसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दे दी। फिर कांग्रेस सरकार आ गई 80 में, जनता पार्टी की सरकार चली गई और फिर कांग्रेस ने उस मंडल आयोग की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। और इस समय बाबा मान्यवर कांशीराम साहब ने जब देखा कि हमारा जो है ये बात नहीं मान रहे हैं, तब मजबूर होकर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। कौन सा बहुजन समाज? ये बहुत सारे समाजों के लोग, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अपर कास्ट के गरीब लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन सबको मिलाकर 95% लोगों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनाई। उस बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मान्यवर कांशीराम साहब ने 1989 में जब कांग्रेस सरकार चली गई और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तो फिर उनके सामने उन्होंने कहा कि हमें मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करो। वोट क्लब के मैदान में सुबह और शाम दोनों टाइम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने शुरू किए, बीपी सिंह या तो मंडल आयोग रिपोर्ट करो वरना कुर्सी खाली करो, पिछड़ों को आरक्षण दो वरना कुर्सी खाली करो। और ये पिछड़े क्या नारा दे रहे थे? ये धोबी, ये कुर्मी, शेरपा या और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग क्या नारा दे रहे थे? ये कह रहे थे दलितों का आरक्षण खत्म करो। किसके कहने में आकर? इस अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के कहने में आकर के उन्होंने मंडल के खिलाफ कमंडल खड़ा कर दिया और कमंडल को लेकर के रथ यात्रा निकाल दी। इधर मान्यवर कांशीराम साहब ने भी 9 अगस्त 1990 को ऐलान कर दिया कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम 9 अगस्त को पूरे देश को इकट्ठा करेंगे, पूरे बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे और तुमको मजबूर करेंगे। इस डर की वजह से 2 दिन पहले 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह जी ने ये ऐलान कर दिया कि मैं मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करता हूं। ये क्यों किया? इसलिए किया कि जब बहन जी के 3 MP जीत के आए थे, जब बहुजन समाज पार्टी के 3 MP जीत के आए थे, तो बीपी सिंह को समर्थन की जरूरत थी। उन्होंने बहन जी से कहा, साहब से कहा, आप अपनी पार्टी का हमें समर्थन दो। बहन जी ने कहा हमारी शर्त है। क्या शर्त है? नंबर 1, पिछड़ों के लिए आरक्षण दीजिए, इनकी मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कीजिए। नंबर 2, बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दो। नंबर 3, संसद में बाबा साहब के चित्र को लगाओ। तब बीपी सिंह ने स्वीकार कर ली तीनों बातें। लेकिन उसके बाद जब वो नाट रहे थे, तब मान्यवर कांशीराम साहब ने दबाव बनाया कि नहीं, आपको मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करनी पड़ेगी। तब 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह जी ने इस मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करी। और 90 के बाद 1993 में पहला IAS इस OBC समाज का बना। SC समाज का, ST समाज का कब बन गया था? 1932 के आसपास बन गया था। उनका अछूतों का IAS कब बना? 32 के आसपास। और पिछड़ों का IAS कब बना? 93 में। कितने साल हो गए? 60 साल हो गए। 60 साल तुम पीछे चल रहे हो, आज भी पीछे हो। अगर आप लोगों ने मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो इस गैप को कोई दूर नहीं कर पाएगा। इसलिए
आप लोग चाहते हो कि हमें सम्मान मिले, हमें अधिकार मिले, हमें आजादी मिले, तो आप लोगों को इस राजनीति में जागना पड़ेगा। इस राजनीति में तुमको किसी ने जगाने का काम नहीं किया और हजारों साल से इसी तरीके से लुटते आए, पिटते आए। और उसके पीछे इतिहास में जाना चाहता हूं। आपके शिवाजी महाराज थे, कुर्मी समाज के थे। शिवाजी महाराज ने मुगलों को हराकर अपना राज्य वापस छीना था और उन्होंने कहा था कि मेरा राज तिलक करो। किसी ब्राह्मण ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, अरे शिवाजी, तुम तो शूद्र हो और शूद्र को राज करने का अधिकार नहीं है, हम तुम्हारा राज तिलक नहीं कर सकते। ऐसी प्रथा थी। जब तक ब्राह्मण राज तिलक नहीं करेगा, जब तक जनता उसको राजा स्वीकार नहीं करेगी। शिवाजी परेशान हुए। उन्होंने एक हरिद्वार के गागा भट्ट ब्राह्मण को पकड़ा और उससे कहा कि भाई तुम मेरा राज तिलक कर दो। उसने कहा, मैं इतना धन लूंगा, इतने सोने चांदी के कलश लूंगा। तो उन्होंने कहा, चल मैं इतना ही देने को तैयार हूं। उसके बाद भी उसने कहा, मैं सीधे हाथ का अंगूठे से राज तिलक नहीं करूंगा। कैसे करूंगा? बाएं पैर के अंगूठे से तिलक करूंगा। स्वीकार है? शिवाजी ने कहा, भाई ऐसे ही कर, कम से कम राज तिलक तो हो जाएगा। तो तब गागा भट्ट ने बाएं पैर के अंगूठे से राज तिलक किया। ये अपमान नहीं तो क्या है इस देश के अंदर। और जब ये बात शिवाजी महाराज के पोते छत्रपति साहूजी महाराज को चला कि मेरे दादा का अपमान हुआ है, मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा, मैं राज अपनी ताकत से करूंगा, मुझे राज तिलक कराने की कोई जरूरत नहीं है और जो मैं चाहूंगा वो करके दिखाऊंगा। और उन्होंने अपने राज में सबसे पहले इन अछूतों के लिए रिजर्वेशन दिया। सबसे पहले 1902 में 26 जुलाई को छत्रपति साहूजी महाराज ने इन शूद्रों को आरक्षण दिया। 50% आरक्षण उनके राज्य में हुआ था और उन्होंने इस देश के अंदर क्रांति की थी। इसलिए माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले नंबर पर ज्योतिराव फूले को अपना गुरु माना, उसके बाद छत्रपति साहूजी महाराज को माना, उसके बाद अपना कबीर साहब को माना। हर तरह से आज बहुजन समाज पार्टी, शिवाजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज और अन्य जितने भी हैं, और उसके तहत जब बहुजन समाज पार्टी बन गई तो अभी ज्ञान प्रकाश जी ने आपको नाम बताए हैं। जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, कुर्मी समाज के लोग राजनीति में नगण्य थे, एमएलए एमपी बन नहीं पाते थे। लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी बनी, चाहे सोनेलाल पटेल हो, चाहे राम लखन सिंह हो, चाहे आपका इलाहाबाद वाले का नाम था जंग बहादुर पटेल, चाहे सोनेलाल पटेल, न कितने धड़ाधड़ एमपी और एमएलए बनाए बहुजन समाज पार्टी। तब मजबूर होकर बीजेपी और कांग्रेस को टिकट देने पड़े, वरना ये टिकट देते नहीं थे। आपको मैं ये एहसास करा रहा हूं कि आप लोगों के भले के लिए जो पार्टी काम करना चाहती है, आपको जातवाद के जाल में फंसा दिया जाता है। अरे चमारों की पार्टी, चमारों की पार्टी, तुम उसको वोट दोगे? सबके सब दिमाग में ये विरोध भर दिया जाता है, द्वेष भर दिया जाता है। अरे कैसे चमारों की पार्टी है? ये सर्वजन समाज की पार्टी है। ये ब्राह्मण से लेकर के वाल्मीकि तक, मुसलमान से लेकर ईसाई तक सबको प्रतिनिधित्व देती है और नारा भी दिया है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आइए मिलिए, हम सब मिलजुल करके आज इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अगर ये कांग्रेस अच्छी होती तो आज ये शासन से बाहर नहीं होती। ये बहुत गंदी पार्टी है। क्यों गंदी पार्टी है? जब से ये कांग्रेस बनी, आपको पता नहीं है, आजादी
जब मिलनी थी उससे पहले ये तय किया गया था कि प्रधानमंत्री कौन बने। तो लोगों ने कहा भाई चुनाव कर लो। 11 मेंबर थे कार्यकारिणी के, 11 में से 9 मिले वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और 2 मिले नेहरू जी को। लेकिन गांधी जी ने बड़ी चालाकी से वल्लभ भाई पटेल को गुमराह किया और उनसे कहा अरे तुम क्या करोगे प्रधानमंत्री बनके, तुमको मैं 2 पद दिला रहा हूं, एक उप प्रधानमंत्री पद और एक होम मिनिस्ट्री का पद, आप इस पे हो जाइए और नेहरू जी को आप पीएम बनने दीजिए। वल्लभ भाई पटेल मानते थे गांधी जी की बात, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि मेरे समाज के साथ क्या धोखा हो सकता है, और उन्होंने उनकी बात मान ली और नेहरू जी के पीएम बन गए। लेकिन नेहरू जी ने कभी नहीं सोचा कि हम इस समाज को भागीदारी दें। इस्तेमाल किया, सिर्फ एक आदमी का इस्तेमाल किया और पूरे समाज को धोखा देने का काम किया। इसलिए आज मैं आपके सामने बात रखने जा रहा हूं। अगर मेरी बात झूठी हो तो कोई यकीन मत करना, कोई मत मानना। और यदि हिस्ट्री में ये आपको मिल जाए, साइमन कमीशन का, मंडल कमीशन का, तुम्हारे साहूजी महाराज का और आपके शिवाजी महाराज का ये चैप्टर अगर इंटर की क्लास में तुमने पढ़ा हो तो मुझे बता देना। उसके अंदर हमने पढ़ा था हर तरह से, तो हमने उस पर ध्यान दिया कि हम भी नहीं जानते थे सूत्र क्या है, ये SC ST OBC क्या है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब देखा कि मैं अंग्रेजों से भारत में लोकतंत्र की स्थापना तो करा रहा हूं, लेकिन मेरा ये शूद्र समाज तो 6000 जातियों में बटा हुआ है, सब अल्पजन बने हुए, किसी की संख्या 1%, किसी की आधी %, किसी की 0%, किसी की कुछ, तो कभी ये सत्ता में नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने बड़े सोच विचार से 3 शेड्यूल बनवाए अंग्रेजों से। पहला शेड्यूल बनवाया शेड्यूल कास्ट, और उस शेड्यूल कास्ट में धोबी खटीक कोरी चमार, इनसे कहा कि आज के बाद तुम कभी धोबी खटीक कोरी चमार नहीं कहोगे। क्या कहोगे? हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, कोई जाति का नाम नहीं लेगा, ओनली शेड्यूल कास्ट कहोगे, अनुसूचित जाति कहोगे। उसके बाद 7.5% लोगों को, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग थे, मीणा, भील, मीणा, नायक, गरासिया, झोड़िया, उनसे कहा कि आज के बाद तुम भील, मीणा, नायक नहीं कहोगे। क्या कहोगे? हम शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। और बाकी जो बचे थे उन सब के लिए शेड्यूल बनाया और उनसे कहा आज के बाद तुम कभी नायक, रिया, कुमार, धीमर, अहीर, गुजर, कुर्मी नहीं कहोगे। क्या कहोगे? हम ओबीसी के लोग हैं, हम अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ये 3 ग्रुप बना करके बाबा साहब ने तैयार किए और मान्यवर कांशीराम साहब ने इन तीनों के साथ मुसलमान को मिलाकर SC ST OBC माइनॉरिटी और अपर कास्ट के गरीब लोगों को मिलाकर बहुजन समाज पार्टी बनाई। बहुजन समाज, बहु माने बहुत सारे, जन माने लोग, बहुत सारे लोगों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी। सबके लिए ये लड़ाई लड़ेगी और सबके लिए लड़ाई लड़ी, आज तक लड़ रही है। कोई बात नहीं, एक बार काट की हंडिया चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था जब कांग्रेस खत्म होगी तो बीजेपी सामने आएगी, और जिस दिन बीजेपी खत्म होगी उस दिन बहुजन समाज पार्टी सामने आएगी। बहुजन समाज पार्टी का राज हुआ और वो चल रहा है। कांग्रेस भी गई और बीजेपी भी जाने वाली है। इस चुनाव में इन्होंने बड़ी साजिश के तहत जब बहन जी ने ऐलान कर दिया कि ना हम एनडीए में जाएंगे ना इंडिया में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, इसलिए
लिए नहीं जाएंगे कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, झूठ बोलते हैं, इसलिए हम किसी में नहीं जाएंगे। तो मोदी जी और राहुल जी और अखिलेश जी, ये तीनों एक हो गए और इन्होंने कहा अगर मायावती जी इस चुनाव में 50 सीट भी ले गई तो ये प्रधानमंत्री बन जाएगी, इसे रोको, इसे रोको। और उन्होंने कहा कि मैं आपको मुद्दा दे रहा हूं और मोदी जी ने कहा इस बार 700 पार, इस बार 400 पार। तो उनके एमपी ने इसे और आगे बढ़ाया। उसने कहा अगर भारत के संविधान को बदलना चाहते हो तो इस बार तुम्हें 400 पार कराना पड़ेगा भाजपा को। ये मुद्दा राहुल और अखिलेश ने पकड़ लिया और उन्होंने कहा अरे तुम्हारे बाबा साहब का संविधान खतरे में है, ये बीजेपी वाले संविधान बदल देंगे, ये बीजेपी वाले लोकतंत्र खत्म कर देंगे। और मैं कहता हूं मोदी नहीं, मोदी का बाप भी आ जाए संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बाबा साहब को पता था कोई दुष्ट के हाथ में अगर ये चला गया संविधान तो ये तहस नहस हो जाएगा, इसलिए उन्होंने संविधान में ये व्यवस्था कर दी है, लिख दिया है कि संविधान में जनता के हित में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन इसकी मूल प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट्स में, मानवाधिकारों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। और संशोधन भी जो होता है लोकसभा में 2/3 बहुमत, राज्यसभा में 2/3 बहुमत और 2/3 राज्यों में 2/3 बहुमत विधानसभा और विधान परिषदों में जब जाकर के संशोधन होता है। इसलिए आज तक कोई भी सरकार अकेले अपने बल पर संशोधन नहीं कर पाई, उसे सबका साथ लेना पड़ता है। भैया आ जाओ, भैया जीएसटी लागू करवा दो, भैया किसानों के बिल को पास करवा दो। और इन सब ने एकजुट होकर के और ये रास्ता निकाल लिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि आज ये जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल था ये किसने रोका? ये कांग्रेस की सरकार थी, उसने रोका। ये मुलायम सिंह यादव की सपा वालों ने दलितों के हाथ से ही एमपीओ से इस बिल को फड़वाया। तो हम इनके साथ कैसे जा सकते हैं? हमारा मेल इनके साथ कैसे हो सकता है? नहीं, हम अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन ये सब बहकाए में आ गए, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। अरे नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। बहन जी बहुत दूरंदेशी हैं और ऊपर से आरोप लगाया बहन जी डर गई हैं, बहन जी बीजेपी की बी टीम है, बहन जी सीबीआई से डर गई, बहन जी ईडी से डर गई। मैं दावे के साथ कहता हूँ इस दुनिया में कोई बहन जी को डराने वाला पैदा नहीं हुआ। वो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, वो स्वाभिमान का जीवन जीती हैं। जन जैसे तैसे सीबीआई के छापों से नहीं डरी, जब ताज कॉरिडोर से नहीं डरी तो आज कैसे डर जाएंगी? ये सब लोग बहकाने का काम करते हैं। इसलिए आज आप लोगों से मेरा कहना है कि जो हमारा काम है, जो बीएसपी का काम है, जो आदरणीय बहन जी का काम है, वो काम तो हम करेंगे, आपके हित में के लिए करेंगे, आपके सम्मान के लिए करेंगे, आपके स्वाभिमान के लिए करेंगे। आगे आपकी मर्जी। चाहो तो राम नाम के नाम पर तुम्हें राजनीति से दूर रखा जाता है क्योंकि तुम राजनीति करना चाहते थे, राजनीति सीखना चाहते थे। लेकिन इन बीजेपी के लोगों ने कहा राजनीति बहुत गंदी है, राजनीति से दूर रहो, राजनीति द्वेष फैलाती है, राजनीति नफरत फैलाती है। फिर क्या करें? फिर भगवान को याद करो, भगवान तुम्हारी समस्याओं को दूर कर देगा। भगवान की भक्ति करो, भक्ति करो, शक्ति मिलेगी। हजारों साल हो गए भक्ति करते करते पर आज तक शक्ति नहीं मिली। मैं इसे उल्टा कर रहा हूँ, भक्ति में शक्ति नहीं है, शक्ति में भक्ति है। तुम शक्तिशाली बन जाओ, भक्तों की लाइन तुम्हारे घर पे लग जाएगी। देख लेना, ताकतवर की बात मानी जाती है संसार में, कमजोर की बात कोई मानता है?
कोई नहीं मानता। कमजोर आदमी खूब हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, पैर छुएगा, साफ साफ बाबूजी बाबूजी कहेगा, और बाबूजी क्या कहेगा, चल चल इधर, अरे बाहर निकालो से, कल लाना परसों आना। और जो ताकतवर होता है वो जाके कहता है, हाँ मैं जल्दी कर, मुझे देर हो रही है। जी सर बैठो जरा, 1 मिनट में कर रहा हूँ। ताकतवर की बात मानी जाती है, कमजोर की बात नहीं मानी जाती। इसलिए आपको ताकतवर बनना है, और ताकतवर तुम्हें कांग्रेस बीजेपी नहीं बनाएगी, तुमको ताकतवर बहुजन समाज पार्टी बनाएगी। बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ो, और जहां कोई कमी दिखाई दे हमें बताओ, हम उस अपनी कमी को अगर सही होगी तो दूर करेंगे। और आप और हम मिल करके, गरीब का साथ गरीब दे सकता है, अमीर नहीं दे सकता। कमजोर का साथ कमजोर दे सकता है, ताकतवर नहीं दे सकता। और ये कांग्रेस बीजेपी सपा ये गुंडों की पार्टी है, ताकतवर लोगों की पार्टियां हैं। ये लोग जुर्म करने के अलावा तुम्हें कुछ देने वाली नहीं है। इसलिए गरीब का साथ गरीब कैसे दे सकता है, कमजोर का साथ कमजोर कैसे दे सकता है। जैसे बाजरे की खिचड़ी होती है, बाजरे की खिचड़ी में यदि दूध को मिलाया जाए तो मिक्स नहीं होता, लेकिन छाछ मिला दी जाए तो मिक्स हो जाती है। छाछ मिक्स हो जाती है, दूध मिक्स क्यों होता? मैं बताता हूँ। दूध इसलिए मिक्स नहीं होता क्योंकि बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी होती है ओखली में, दूध कुटा पिटा नहीं होता, भैंस के नीचे से निकलता है, खिचड़ी में पड़ जाता है, इसलिए बिना पिटा दूध ऊपर तैरता रहता है, पिटी हुई खिचड़ी नीचे बैठी रहती है। छाछ मिक्स हो जाती है, छाछ मिक्स इसलिए हो जाती है, अगर बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी होती है तो छाछ भी रही की पिटी हुई होती है, दोनों पिटे पिटों का मेल हो जाता है। तो भाई तुम भी पिटे हुए, हम भी पिटे, बुरा भले लग जाए, भले कम पिटे हो, भले कम शोषण हुआ है, हुआ तो जरूर है। हमारा ज्यादा हुआ है, तुम्हारा कम हुआ है, पर बीच में पर्दा पड़ा हुआ है। जब हमारा शोषण होता है तो तुम पर्दा उठा के देख ले तो हाँ ठीक है, होने दो, इनका होना भी चाहिए। और जब तुम्हारा होता है हम भी पर्दा उठा के देख लेते हैं, इनका भी बहुत दिन में नंबर आया, इनका भी होना चाहिए। सेठवार जी, मेरे नारे की तरफ इन लोगों को समझाना, इधर परदेश से हम झांके, ए मेरे सेठवार कुर्मी समाज के भाइयों, इधर परदेश से हम झांके, उधर परदेश से तुम झांको, लगा दो आज पर्दे को, ना तुम झांको ना हम झांके, एक कल्याण हो जाएगा, हमारा भी और तुम्हारा भी। मिल करके चलेंगे, गरीब गरीब, मजदूर मजदूर, किसान किसान, किसान और मजदूर का मेल हो सकता है, और गरीब का अमीर के साथ मेल नहीं हो सकता। इसलिए आज आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं आपसे कुछ पूछूंगा नहीं, अपने घर जाकर रात को सोते समय ध्यान से उन बातों पर गौर करना, क्या ये धर्मवीर सिंह अशोक जो बोल के गया है इसकी बातों में 100% सच्चाई है या नहीं। अगर 1% भी गलत निकले तो मेरी बात मानना मत, और 100% सही निकले तो फिर आगे समय आ रहा है, अपना नेता तैयार कर लो। इशारा काफी है, जिस समाज का नेता नहीं होता वो समाज कभी तरक्की नहीं करता। अगर अपने समाज की तरक्की करनी है तो अपने समाज का नेता तैयार करो। बैठे राम शरण सिंह सेठवार जी, अगर आपने इनकी बातों को ध्यान से सुना और इनके साथ चले तो मैं कहता हूँ आज इस क्षेत्र का ही नहीं, पूरे जिले का, पूरा जिला ही नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरे देश में, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी और अपर कास्ट के गरीब लोग अगर ये सब जाग गए, कहाँ जाग गए? राजनीति में। ना कांग्रेस सिखाती ना बीजेपी सिखाती, आज BSP तुम्हें राजनीति सिखा रही है। आप सम्मान चाहते हो? हाथ उठा के बताओ कहाँ चाहते हैं? चाहते हो सम्मान? तो सम्मान चाहने से पहले सोचो सम्मान होता किसका है। सम्मान हमेशा ताकतवर का होता है।
और ताकत राजनीति में, खेत में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, नौकरी में नहीं है। कहाँ है? राजनीति में ताकत है। आपके गांव में एक अनपढ़ महिला कुर्मी समाज की प्रधान बन जाए, वो कुर्सी पर बैठेगी और उसके सामने पढ़ा लिखा पंचायत सेक्रेटरी फाइल लेके खड़ा रहेगा। बनिए ना कोई महिला तो बनी होगी, देखा होगा ना। वो कुर्सी पे बैठेगी और पढ़ा लिखा सामने फाइल लेके खड़ा रहेगा। ब्लॉक प्रमुख भले ही 5वीं फेल हो, लेकिन उसके सामने पढ़ा लिखा ग्रेजुएट वीडियो सर 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 आदेश करिए। जिला पंचायत का अध्यक्ष भले ही कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन आईएएस कलेक्टर जब तक अध्यक्ष नहीं कहेगा आइए बैठिए, जब तक बैठ नहीं सकता। कितनी बड़ी पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप अनपढ़ गरीब कमजोर लोगों के हाथ में दी। उन्होंने कहा अगर तुम इस वोट का इस्तेमाल करना सीख गए तो आप लोग इन पढ़े लिखे लोगों पर राज करोगे। लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इन बातों की तरफ। काय पे ध्यान देते हैं? 5 किलो राशन फ्री में मिल रहा है, 5 किलो राशन, दारू फ्री में मिल रही है, 200, 250, 500 रुपए फ्री में मिल रहे हैं। अरे कितने दिन खाओगे? स्वाभिमान का जीवन जीना है, कह दो हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमारे नौजवान बेटों को नौकरी चाहिए, हम तुम्हें 10 किलो वापस कर देंगे। लेकिन ये काम नहीं करेंगे, ये हमको राजनीति से दूर रखेंगे। और बीएसपी तुमको राजनीति में सबके नाम बताए, अभी हमारे सहजवार जी ने सबके नाम बताए, कितने आगे आगे बढ़ेंगे। लेकिन सब लोग अपने अपने लालच में, अपने स्वार्थ में, कोई बीजेपी में चला गया, कोई कांग्रेस में, कोई सपा में। अरे पढ़ाई करी है बसपा में, और लड्डू खिलाने चले गए भाजपा में। तुम्हारे समाज के प्रतिनिधि नहीं हो सकते वे तुम्हारे समाज के भाजपा में जाकर चमचा तो बन सकते हैं। कैसे चमचे? जैसे रसोई का चमचा होता है, किचन का चमचा, थोड़ी सी देर के लिए इसे रसोई का चमचा मान लो। रसोई में कई प्रकार के चमचे होते हैं, कुछ खाना बनाने वाले, कुछ खिलाने वाले, कुछ खाने वाले, यानी बनाने वाले और खिलाने वाले। इस चमचे में अपनी कोई जान नहीं होती, ना कोई ज्ञान होता है, ना कोई ताकत होती है। ये ना अपने लिए करता है ना खुद खाता है। ये किसके लिए करता है? जिसके हाथ में होता है। वो हाथ उस चमचे का इस्तेमाल चाहे भगोना में कर ले, चाहे पतीली में कर ले, चाहे दाल बना ले, चाहे भात बना ले, जले ये, भुने ये, पकावे ये, परसे ये, खिलावे ये, और खाने के बाद फिर झाड़ मूंछ के, मान मूंछ के फिर रसोई में रख दिया जाता है। क्या तेरी जरूरत नहीं है, जब अगले वक्त का खाना बनेगा फिर तेरा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे समाज के जितने भी लोग बीजेपी, कांग्रेस और सपा में बैठे हैं जाकर के एमएलए बनकर, यहाँ पढ़ाई करके, वे लोग वहाँ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के 15 दिनों में उनके लिए काम करते हैं। और जैसे उनकी सरकार बन जाती है फिर उठा के रख देते हैं अलग। क्या भाई तुमको कुर्सी नहीं मिलेगी, बैठ सकते हो तो स्टूल पे बैठ जाओ, नहीं तो नीचे बैठो। तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़नी पड़ेगी, उठक बैठक करनी पड़ेगी। ये वो करवाते हैं, वहां अपमान भरा। जब तक आप इन चमचों का सफाया नहीं करोगे, स्वाभिमानी लोग जो अपने समाज के लिए जीवन जीना चाहते हो, ऐसे लोगों को आगे नहीं लाओगे, तुम्हारा भला नहीं होगा। बात बहुत सारी है, मेरी अभी आगे भी बस्ती में एक मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। अभी हम ब्राह्मण समाज का एक सम्मेलन करके आए हैं। कौन सी जगह थी वो? चोरी चोरा में। अब वो वीरेंद्र पांडे जी ने, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम। और आज सहजवार जी को
कोई सब कुछ नहीं करता।